हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, बीएड सेकेंड ईयर में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपका बिहार यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्रा हो, मगध हो या जेपी मौलाना, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बिहार में जितने यूनिवर्सिटी है उसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जानना क्या है, जानने के विभिन्न तरीके क्या है। अब जानना क्या होता है, यानी व्हाट इज नोइंग एंड डिस्कस डिफरेंट वे ऑफ नोइंग, यानी जानने के कौन कौन तरीके हैं। समझ गए ये क्वेश्चन? यार जानना को ही हम लोग क्या नाम से जानते हैं वो भी बताएंगे, तब ये चीज़ समझिएगा। समझ गए? तो बीएड सेकेंड ईयर के जो सीएट आपका नॉलेज एंड करिकुलम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, अतः बच्चों में ज्ञान को ग्रहण करने के साथ साथ उस ज्ञान के प्रति लचीले ढंग से प्रदर्शन भी करना है। अब देखिए यहाँ समझिए, दो चीज़ होता है। एक चीज़ ये होता है कि कोई चीज़ को हम ग्रहण कर लेते हैं तो वो ज्ञान के रूप में आ जाता है कोई चीज़ को, लेकिन उस ज्ञान को जो ग्रहण हम किए हैं उस ज्ञान को हम जब कोई आदमी को अपने तरीके से जब बताते हैं, यानी लचीले ढंग से, यानी जैसा व्यक्ति होगा उस ढंग से जब उस ज्ञान को हम प्रदर्शित करते हैं उसी को जानना कहते हैं। अब देखिए, जानना और यानी ज्ञान और जानना में बहुत अंतर है। ज्ञान का मतलब होता है कोई चीज़ को अपने अंदर आत्मसात कर लेना, वो ज्ञान हो गया, आपका नॉलेज हो गया। लेकिन जो ज्ञान अपने अंदर जो आत्मसात किए हैं उस ज्ञान के प्रति किसी दूसरे व्यक्ति को आप लचीले ढंग से, यानी जैसा व्यक्ति हो, समझे, उस ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो उसी चीज़ को जानना कहते हैं। अब सिंपल एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए, देखिएगा आप लोग कि सब व्यक्ति, मान लीजिए कोई आदमी मैट्रिक पढ़ा और मैट्रिक पढ़ने का तुरंत बाद तो मैट्रिक को पढ़ा सकता है, क्यों नहीं पढ़ा पाता है? क्योंकि ज्ञान ग्रहण किया है, ज्ञान को जाना नहीं है। समझे? जानना तब होगा कि ज्ञान के प्रति कोई दूसरा व्यक्ति को भी अच्छा ढंग से उसको क्या करे, बता दे, तब उस व्यक्ति मतलब तो उसे हम जानना कहेंगे। समझ गए? फिर लिखा है, जानना को हम निम्न नामों से जानते हैं, जैसे बोध या अवबोध या समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग। अब समझिए, अब देखिए बहुत आदमी क्या करते हैं कि कोई चीज़ को सीख लेते हैं लेकिन उस चीज़ को समझते नहीं, इसीलिए क्या बोला जाता है कि रटना नहीं है, समझना है। समझिएगा उस चीज़ को तो क्वेश्चन घुमा कर भी पूछेगा तो आप उसको बता दीजिएगा, इसीलिए आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कोई चीज़ के प्रति। तो वही है, अंडरस्टैंडिंग ही क्या होता है, जानना होता है। आगे लिखा है कि जानना एक तरह का मानसिक प्रक्रिया है, इसमें चिंतन करने की योग्यता के साथ साथ प्राप्त ज्ञान के प्रति लचीले ढंग से प्रदर्शन करना है। देखिए वही चीज़ है कि जो ज्ञान आप आत्मसात किए हैं, जो ज्ञान अपने अंदर जो प्राप्त किए हैं, उस ज्ञान को आपको लचीले ढंग से क्या करना है, प्रस्तुत भी करना है, यानी प्रदर्शन भी करना है। समझ के? फिर लिखा है, जैसे अब एग्जाम्पल दे रहे, जैसे संतोष ने न्यूटन के गति के विभिन्न नियमों के बारे में पढ़ा। देखिए नियम पढ़ लिए, वो ज्ञान हो गया। समझ गए? फिर लिखा है, विभिन्न नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, जब उनसे इसके बारे में पूछा जाए तो उस समय छात्र उसके बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं। न्यूटन गति को पूछा गया, बताइए पहला नियम कौन है, दूसरा नियम कौन है, तीसरा नियम क्या है, तो एक ज्ञान हो गया। लेकिन देखिए दे देते हैं तो कहा जाए कि छात्रों को न्यूटन गति के नियम के बारे में ज्ञान है। लेकिन अब देखिए, परंतु यदि ये पूछा जाए कि न्यूटन के प्रथम और अंतिम नियम में कोई संबंध है, नहीं अंडरस्टैंडिंग होगा तब आप बता सकते हैं कि प्रथम नियम जो है और अंतिम नियम जो न्यूटन की गति का है उसमें क्या क्या है, अंदर मतलब संबंध है, नहीं रिलेशन है, संबंध है या नहीं। यदि छात्र इन प्रश्नों के उत्तर सरलता के साथ और उदाहरण के साथ दे देते हैं तो कहा जाता है कि छात्र में क्या है, समझ विकसित हो गई। अर्थात जानना ज्ञान से तुलनात्मक रूप से क्या है, अधिक जटिल है। यानी ज्ञान क्या है और जानना क्या है, तो जानना सब व्यक्ति में नहीं आता, लेकिन ज्ञान सब व्यक्ति में आ जाएगा। जानना उस व्यक्ति में आएगा जो कोई चीज़ को क्या करेंगे, समझ कर कोई चीज़ सीखेंगे, ज्ञान को अर्जित करेंगे, तब उसमें जानना आएगा। तो जानना जटिल होता है ज्ञान के कंपैरिजन में। समझ गए? अब आते हैं अवबोध या जानने के अर्थ में परिभाषा, यानी मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ नोइंग। जानना का समान अर्थ होता है विषय के प्रति समझ को लचीले ढंग से प्रदर्शन करने की क्षमता से है। छात्र इस तथ्य को ध्यान में रखकर अधिगम को उचित प्रकार से सीखते हैं। इस तथ्य को मतलब इस बात को दिमाग में रखते हैं कि हमको समझ कर कोई चीज़ सीखना है। वही लिखा है कि छात्र इस तथ्य को ध्यान में रखकर अधिगम को उचित प्रकार से सीखते हैं तथा आवश्यकता अनुसार लचीले ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिसके तथ्यात्मक और अवधारणात्मक ज्ञान सभी को समझ, यानी जो फैक्चुअल नॉलेज है उसको कंसेप्चुअल नॉलेज में वो क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। समझ गए? अब है, विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क और चिंतन के आधार पर जानना का निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला डिफिनीशन है प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार। क्या डिफिनीशन है, तो आइए देखते हैं। अवधारणा
कौमा तर्क, कौमा चिंतन एवं ज्ञान का वह परिणाम है जो एक बार विकसित होने पर आगामी चिंतन एवं निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आप अवधारणा का ही मतलब होता है कॉन्सेप्ट। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उसमें तर्क होगा, चिंतन होगा, और यह ज्ञान का वह परिणाम होता है जो एक बार विकसित हो जाता है तो आगामी चिंतन एवं निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। दूसरा है बोसिंग एवं बोसिंग के अनुसार कि अवधारणा किसी देखी हुई वस्तु की प्रतिमा, यानी आपके मस्तिष्क में एक प्रतिमा बन जाता है, वही अंडरस्टैंडिंग समझ विकसित हो जाती है। अब आते हैं अवबोध या जानने की विशेषता, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोइंग। लिखा है कि अवबोध की निम्नलिखित विशेषता है। पहला है अवबोध ज्ञान के विभिन्न अवयवों में अंतर संबंध स्थापित करता है। दूसरा है अवबोध के द्वारा हम तथ्यात्मक ज्ञान को अवधारणात्मक समझ में परिवर्तित, यानी फैक्चुअल नॉलेज जो होता है उसको कंसेप्चुअल नॉलेज में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तीसरा है कि लोगों के व्यवहार एवं इच्छाओं को जानने की योग्यता अवबोध है। समझ गए, यानी लोगों के व्यवहार मतलब आप में समझ विकसित होगा तब ना आप लचीले ढंग से कौन व्यक्ति कैसा चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कीजिएगा, तो वही है लोगों के व्यवहार एवं इच्छाओं को जानने की योग्यता अवबोध है। चौथा है किसी विषय या स्थिति को ज्ञान और योग्यता के आधार पर मापन करने में अवबोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझे। अगला है अवबोध का प्रमुख विशेषता है कि समान वर्ग मतलब जो जनरली जो समझ आपका विकसित होगा ना, आप जनरली सब व्यक्ति को उससे संतुष्ट सर्टिफाइड कर लीजिएगा, आप जो चीज़ पढ़ाइएगा तो समझ गए। अगला है कल्पना और वास्तविकता से संबंध स्थापित करता है। और लास्ट है आपका कि परिवर्तन की स्थिति समझ या अवबोध के द्वारा ही ला सकती है। अब आते हैं जानने के विभिन्न तरीके कौन कौन है। तो देखिए जानने के विभिन्न तरीके निम्नलिखित है। पहला है भाषा। आप देखिए जानना आप में कब आएगा, तो सबसे पहले आपका भाषा क्लियर होना चाहिए। भाषा आपका क्लियर नहीं होगा कि कोई भी चीज़ में लैंग्वेज ठीक नहीं होगा तो आप संप्रेषण नहीं कर पाइएगा, संप्रेषण नहीं, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो अपने बातों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। समझ गए। कोई भी चीज़ में समझ विकसित होने के लिए आप में क्या होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और भाषा क्या होना चाहिए, जो परिवेश से संबंधित हो। मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है या हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो उसको इंग्लिश में पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ना चाहता है तो हिंदी के अनुरूप उसको कीजिए। समझ गए। तो वही लिखा है कि कोई भी चीज़ पर जानना या बोध के लिए उस चीज़ या वस्तु की भाषा सरल एवं परिवेश के अनुरूप होनी। सरल मतलब आसान से होना चाहिए, और परिवेश मतलब इन्वायरमेंट के अनुरूप होना चाहिए। यानी इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, समझ गए, चाहिए, तब हम कोई चीज़ पर बोध स्थापित कर सकते। दूसरा अनुभूति, अनुभूति के माध्यम से। अनुभूति मतलब होता है कोई चीज़ प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से। लिखा है कि जब हम किसी घटना या प्रक्रिया या वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करते हैं अर्थात सोच समझ कर देखते हैं तब वो निष्कर्ष प्राप्त होता है, वही जानना है। यानी कोई चीज़ को हम सोचेंगे, समझेंगे, तर्क चिंतन करेंगे ना, उसमें हमको कुछ ना कुछ क्या होगा कि हमारी समझ विकसित हो, ऐसे हो रहा है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये आप तीसरा है आपका परिभाषित करने योग्य बनाना। देखिए कोई भी चीज़ को आप ग्रहण किए और उसको अपने अकॉर्डिंग उसका डिफिनीशन दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो आपके लिए समझ का काम होगा, जानने का काम करता है। समझ गए। तो ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए इसको परिभाषित करना होता है, और ये जब परिभाषित हो जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, जानना हो जाता है। अब आते हैं अधिसंज्ञान या बहुसंज्ञान। मेटा कॉग्निशन मतलब होता है कि जब हम तर्क चिंतन बहुत हाई लेवल पर करने लगते हैं तो हमारी क्या, जब समझ विकसित होगा तब हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो लिखा है अधिसंज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र विविध स्थितियों के बारे में संरचना का विकास करता है, जिसके आधार पर विविध क्षेत्रों में संज्ञानात्मक यानी मानसिक विकास की प्रक्रिया को क्या करता है, समझनी। जब मेटा कॉग्निशन कब कीजिएगा, जब आप में कोई चीज़ के प्रति समझ विकसित हो जाएगा, यानी अंडरस्टैंडिंग रही है, आप कोई चीज़ पर कल्पना शक्ति, तर्क चिंतन वगैरह कर सकते हैं। समझ गए। जब कोई बालक में अधिसंज्ञान का गुण आ जाता है तो वह किसी चीज़ के बारे में जानने का गुण आने लगता है। अधिसंज्ञान की प्रक्रिया बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाती है और इसका सर्वोत्तम विकास यानी किशोरावस्था में होता है। अब आते हैं कल्पना। कल्पना को एक मानसिक प्रक्रिया माना जाता है जिसमें व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी छवि या तथ्य का एक आभासी प्रतिबिंब बना लेता है। यानी आप जिसे हम कुत्ता बोले तो आपके दिमाग में कुत्ता का चित्र बन गया, एक आभासी चित्र तो बना नहीं लेकिन एक लग रहा है बन गया, तो यही क्या है आपका कल्पना। समझे। अतः कल्पना का गुण जब बालक में आने लगता है तो बालक में जानने का गुण आने लगता है। अतः है अंतर्ज्ञान, यानी एक तरह का अंतर्दृष्टि जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अंतर्ज्ञान को सहज ज्ञान की अवधारणा से जोड़ा जाता है। सहज मतलब जो आपका एक जन्मजात जो ज्ञान होता है, जो आपके जन्म से जो ज्ञान चल रहा है उससे जोड़ा जाता है। अंत ज्ञान का प्रयोग अधिकांशतः नैतिक मामलों में किया जाता है जिसके माध्यम से गलत या सही का निर्णय लिया जाता है। अंतर्ज्ञान किसी भी व्यक्ति का अपना निजी अनुभव होता है जो अपनी विभिन्न परिस्थितियों तथ्यों के परिचय, मतलब एक वही चीज़ के पास अपना व्यक्तिगत निर्णय भी होता है जो उसके आधार पर बताता है। अंतर्ज्ञान के द्वारा जो चिंतन के
जो चिंतन आता है उसके द्वारा हम नए समाधान प्रस्तुत करते हैं। अगला लास्ट है स्मृति। स्मृति वह माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान को वर्तमान स्थिति में प्रयोग करता है तथा वर्तमान ज्ञान को स्मृति। मान लीजिए आपको समझ जानना है कोई चीज़ तो आपकी स्मृति होना चाहिए, नहीं होगा फिर आप नहीं बता पाइएगा। निष्कर्ष में लिखा है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को देखते हुए बच्चों में अवबोध या समझ विकसित जरूरी होना चाहिए। इसलिए छात्र को प्रत्येक विषय तथ्य या अवधारणा को ठीक से समझे, अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक रूप में विभिन्न तत्वों को समझे। समझ गए तो हो गया आपका। थैंक यू।